चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ रहे थे, है ना, लास्ट क्लास में। दिस इज बेसिकली अ लेक्चर नंबर 3 ऑन सिविल प्रोसीजर कोड। आई होप अभी तक जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं आप लोगों को क्लियर है ना। और अगर क्लियर नहीं भी है तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम सीपीसी? क्या किसी भी स्टूडेंट के पास कोई भी क्वेश्चन है सीपीसी में पूछने के लिए? यस सुनो, देखिए। आज अपन को यहाँ से पढ़ना है। लास्ट क्लास में अपन ने डॉक्ट्राइन्स पढ़ा था। लास्ट टॉपिक जो अपन ने पढ़ा था दैट वाज डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडाइस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा। आई होप ये दोनों डॉक्ट्राइन आपको क्लियर है ना। एक डॉक्ट्राइन क्या बोलता था? रेस सब जुडाइस क्या बोलता था? इफ एनी मैटर इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, तो दूसरा कोर्ट उस मैटर के रिस्पेक्ट में प्रोसीडिंग्स कैरी आउट नहीं कर सकता। दूसरा डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा, अगर एक मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, एक मैटर के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी अगर डिसीजन दे चुका है कोर्ट, तो सेम मैटर, सेम सब्जेक्ट मैटर सेम पार्टीज के बीच में which has already been decided by a particular by a particular court cannot be filed before any other court। ऐसे कुछ था। ओके, नेक्स्ट आ जाओगे प्लेस ऑफ सुइंग। ठीक है, यहाँ पे अपन पढ़ने वाले प्लेस ऑफ फाइलिंग दी सूट। यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं प्लेस ऑफ फाइलिंग दी सूट। तो बेसिकली अपन कौन से सूट की बात कर रहे हैं? तो बेसिकली अपन यहाँ पे सिविल सूट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिविल सूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्लेस ऑफ फाइलिंग दी सिविल सूट। देखिए क्या बोला, एवरी सूट शैल बी फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड सब्जेक्ट टू द पेक्यूनरी और अदर लिमिटेशंस एज प्रिस्क्राइब बाय एनी लॉ। तो एनी सूट, अभी बार बार जब भी वर्ड सूट आएगा तो तुम लोग क्या रेफरेंस में पढ़ोगे? सिविल सूट। ठीक है, तो बोला इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज मैटर्स। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज फॉलोइंग मैटर्स, अगर सूट फाइल करना है, अगर केस फाइल करना है, तो केस किसके पास फाइल होगा? सबसे पहले केस किसके पास फाइल होगा? टू दी लोएस्ट कोर्ट, टू दी लोएस्ट कोर्ट। ठीक है, सूट किससे रिलेशन में हो सकता है? किसके रिलेशन में? फॉर रिकवरी ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर पार्टीशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब बंटवारा। फॉर फोरक्लोजर ऑफ सेल और रिडम्पशन इन केस ऑफ एनी मॉर्गेज। मतलब एक बंदे ने कोई भी लोन लिया मॉर्गेज क्रिएट करके, ही हैज ऑलरेडी पेड दी लोन। ठीक है, अब उसको क्या करना है? अपने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज से फ्री करवाना है। तो वो सब्जेक्ट मैटर के रिस्पेक्ट में क्या कर सकता है? वो सूट फाइल कर सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या? अब मान लो कि मैंने एक प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज क्रिएट किया था एंड प्रॉपर्टी पे पोजीशन दिया था सामने वाले पार्टी को, मैंने उसके लोन का रीपेमेंट भी कर दिया, फिर भी वो सामने वाला बंदा क्या नहीं कर रहा है? प्रॉपर्टी वेकेट नहीं कर रहा है, प्रॉपर्टी खाली नहीं कर रहा है। दैट विल लीड टू डिस्प्यूट बिटवीन मी एंड दैट पर्सन, है ना। तो डिस्प्यूट अराइज हुआ तो क्या कर सकते हैं? सिविल सूट फाइल किया जा सकता है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट सिविल सूट कैन बी फाइल। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? सिविल सूट फाइल कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? सिविल सूट फाइल कर रहा हूँ। वही बात की है यहाँ पे। फॉर फोरक्लोजर ऑफ सेल और रिडम्पशन इन केस ऑफ एनी मॉर्गेज, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट्स इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर कॉम्पेंसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने किसी का प्रॉपर्टी रेंट पे लिया, अब मैं उसको वेकेट ही नहीं कर रहा, या मैंने उस प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाया है। मान लो कि जिस प्रमाइसेस में अपन लोग काम कर रहे हैं ये रेंटल प्रमाइसेस है। ठीक है, मैंने क्या किया? सारे दीवारें तोड़ ताड़ दी, ठीक है, छत खोद डाला और रेंट भी नहीं पे कर रहा हूँ।
तो इट विल लीड टू डिस्प्यूट बिटवीन मी एंड द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मेरे अगेंस्ट क्या कर सकता है? केस फाइल कर सकता है, सिविल सूट है ना, मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, एंड ही कैन आस्क फॉर कॉम्पेंसेशन। बस यही बात की है, फॉर कॉम्पेंसेशन ऑन और फॉर रॉन्ग डन, रॉन्ग डन आगे लिख लोगे, टू एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। आगे है फॉर रिकवरी ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर रिकवरी ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट का ना एक डेजिग्नेटेड डीएसएलआर कैमरा है ना। एक स्टूडेंट ने बोला कि सर मुझे कैमरा दो एक दिन के लिए, मुझे यूज़ करना है। मैंने ठीक है लेके जाओ। वो एक दिन के लिए लेके गया, लेकिन अब वो कैमरा रिटर्न ही नहीं कर रहा है। ठीक है, वो क्या नहीं कर रहा है? कैमरा रिटर्न नहीं कर रहा है। तो इट विल लीड टू डिस्प्यूट, मूवेबल प्रॉपर्टी है वो कैमरा, मैंने उसको दिया, अभी वो रिटर्न नहीं कर रहा है, इट विल लीड टू डिस्प्यूट। तो मैं उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं उसके अगेंस्ट जो सूट फाइल करूंगा उसको क्या बोलेंगे? सिविल सूट। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपको डिफाइन किया गया है कैटेगरीज कि कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर सिविल सूट के कैटेगरी में फॉल हो सकते हैं। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर्स के रिस्पेक्ट में अगर आपने सूट फाइल किया, कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर्स के रिस्पेक्ट में अगर आपने सूट फाइल किया, तो दैट विल बी और दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिविल सूट। इज इट क्लियर सबको? फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब क्या? जो भी वर्ड प्रॉपर्टी यूज किया अपन ने, मूवेबल प्रॉपर्टी यूज किया या मूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड यूज किया, किसके रिस्पेक्ट में? ठीक है, दैट प्रॉपर्टी मस्ट बी, ये बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। ठीक है, दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। अब फॉर एग्जांपल तुम समझना, मेरा ना यूएस में एक प्रॉपर्टी है जिसको मैंने रेंट आउट किया है इन फेवर ऑफ मिस्टर डेविड। ठीक है, मैंने उसको रेंट पे दिया था, वो प्रॉपर्टी वेकेट नहीं कर रहा है, क्या मैं यहाँ पे यहाँ के कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकता हूँ? नो। अपन ने पढ़ा था ना कि जो सिविल कोर्ट है उनका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कहाँ तक है? ओनली अप टू द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। मैंने प्रॉपर्टी लेट आउट कहाँ की है? यूएस में। किसको? मिस्टर डेविड को। अब मिस्टर डेविड वो प्रॉपर्टी खाली ही नहीं कर रहा है, इट लेड टू द इमरजेंस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन मी एंड मिस्टर डेविड। ठीक है, तो क्या मैं इंडियन कोर्ट में केस फाइल कर सकता हूँ डेविड के अगेंस्ट? आंसर इज नो। इज इट क्लियर सबको? नेक्स्ट, नोट प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया where immovable property is situated within the jurisdiction of different court, the suit may be filed in any court। ये मैंने आपको पहले भी बताया रखा है किसी और एक्ट में। मान लो कि एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, जिसको लेकर के दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट है। ठीक, अब मान लो कि ये जो लैंड है ना, ये अजमेर में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? अजमेर में लोकेटेड है। तो इस लैंड से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है, दैट विल बी सब्जेक्टेड टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ अजमेर कोर्ट, दैट विल बी सब्जेक्टेड टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ अजमेर कोर्ट ओनली ना। अपन लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन डिफाइन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटोरियल एक्सटेंट। यस और नो? कोर्ट का जुरिस्डिक्शन डिफाइन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटोरियल एक्सटेंट। किया था? बोलो ना। यस सर। तो ये जो लैंड है ये अजमेर में लोकेटेड है, तो जो दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूट कहाँ फाइल किया जाएगा? सूट कहाँ फाइल किया जाएगा? अजमेर कोर्ट के अंदर। ऐसा भी हो सकता है कि एक पीस ऑफ लैंड है जो पार्टली अजमेर में है और पार्टली जयपुर में। तो यहाँ पे पार्टीज टू द डिस्प्यूट के पास चॉइस है, दैट दे कैन फाइल द केस और दे कैन फाइल द सिविल सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस लैंड आइदर इन द अजमेर कोर्ट और इन द जयपुर कोर्ट। इज इट क्लियर सबको? लिखा है नेक्स्ट, वेयर लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट आर अनसर्टेन। मालूम नहीं चल रहा है कि किसके जुरिस्डिक्शन में आना चाहिए ये। A plaintiff may file suit in any court and the court may proceed to entertain the suit after having recorded a statement to the effect that it is satisfied that there is ground for such alleged uncertainty। मतलब when there is uncertainty, parties को क्लियर नहीं है कि कौन से कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में मैटर फॉल करेगा, कौन से कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में मैटर फॉल करेगा। तो इन दैट केस
सिविल सूट कैन बी फाइल्ड इन एनी ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट वो मैटर को एंटरटेन कर सकता है। अब कोर्ट जब उस मैटर को एंटरटेन कर रहा है, उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स कैरी आउट कर रहा है, उससे पहले वो रिटर्न में लेगा कि ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, है ना, ये जो प्लेंटिफ है इसने मैटर हमारे पास फाइल किया, एंड वी आर कैरिंग आउट द एडजुडिकेशन ऑन द सेम, एडजुडिकेशन ऑन द सेम। इज इट क्लियर? एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है? एडजुडिकेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रुथ या फाइंडिंग आउट द गिल्टी। फॉर एग्जाम्पल, दोनों लोग के बीच में झगड़ा हो गया, मेरे पास आए, अब मैं दोनों की बात सुन रहा हूँ, एविडेंसेस चेक कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? एडजुडिकेशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, where wrong done to the person or to movable property, in this case a plaintiff may file the suit in any court on the following grounds। मैंने एक स्टूडेंट को अपना बाइक दिया था, ठीक है, उसने मेरे को बाइक रिटर्न तो किया, लेकिन वो बाइक का हेडलाइट टूटा हुआ है, ठीक है, बैकलाइट टूटा हुआ है, गियर बॉक्स टूटा हुआ है, समझ रहे हो, डैमेज करके दिया। मैंने उसको बोला कि तुम्हें कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा मुझे, उसने करने से मना कर दिया, उसने बोला नहीं, नहीं देते पैसे, जो करना है कर लो। तो यहाँ पर डिस्प्यूट अराइज हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रॉन्ग डन टू दी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है दैट आई कैन फाइल द सूट, बोलो ना, वेयर आई कैन फाइल द सूट इन एनी कोर्ट, एनी ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट। पहला, वेयर द रॉन्ग इज कमिटेड, मान लो अजमेर में उसने तोड़फोड़ की बाइक के साथ, अजमेर कोर्ट के पास जा सकता हूँ। वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड्स, डिफेंडेंट कौन होता है? जिसके ऊपर एलिगेशन लगा है। मान लो स्टूडेंट जयपुर में रहता है तो जयपुर कोर्ट में फाइल कर सकता हूँ। वेयर द डिफेंडेंट कैरीज द बिजनेस, वो स्टूडेंट जयपुर में बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है तो जयपुर कोर्ट में फाइल कर सकता हूँ। और वेयर द डिफेंडेंट पर्सनली वर्क्स फॉर द गेम। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मैटर्स, इनमें से किसी भी कोर्ट में मैं क्या कर सकता हूँ? केस फाइल कर सकता हूँ। लेकिन अगर यही इमूवेबल प्रॉपर्टी होता तो, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी होता तो उसी कोर्ट के पास में केस फाइल होता जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। एंड इन केस इफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ मोर देन वन कोर्ट, तो वहां पे ऑप्शन होता है प्लेंटिफ के पास कि वो किसी भी कोर्ट के पास जा सकता है इन ऑर्डर टू फाइल द केस। इज इट क्लियर? आगे बढ़ने से पहले जो भी पढ़ा है उसको रीड करो। यहां तक रीड करोगे ये नोट तक, एंड यू विल लेट मी नो कि क्या चीजें क्लियर है। जस्ट रीड इट।
यस डन, पढ़ लिया आपने, क्लियर है। बोलो, डन विद दिस, आगे देखो। सेक्शन नंबर 9, कोर्ट टू ट्राई ऑल द सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। बार्ड का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है सेक्शन 9 का हेडिंग, कि कोर्ट कोई भी सिविल केस के ऊपर प्रोसीडिंग्स कैरी आउट कर सकता है until and unless carrying out such proceedings is barred or prohibited by law। ठीक है, फिर से एक बार, कोर्ट किसी भी सिविल मैटर्स के ऊपर प्रोसीडिंग्स कैरी आउट कर सकता है until and unless it is specifically prohibited by law। ठीक है, देखिए, civil courts have jurisdiction to entertain a suit of civil nature unless it is barred by law। Every person has an inherent right to bring a suit of a civil nature। ठीक है, हर व्यक्ति के पास, हर पर्सन के पास इनहेरेंट राइट। इनहेरेंट राइट का मतलब क्या होता है? इनहेरेंट राइट्स का मतलब क्या होता है? इनहेरेंट राइट का मतलब होता है सच राइट विच नीड नॉट टू बी डिफाइंड। ठीक है, बीइंग दी सिटीजन, हमारे कुछ राइट्स है जो डिफाइन किए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ऐसे राइट्स जो डिफाइन नहीं किए गए बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इनहेरेंट है, बाय बर्थ हमें मिले, फॉर एग्जाम्पल राइट टू ईट फूड, ठीक है, राइट टू स्टे हैप्पी, राइट टू गेट मैरिड। ठीक है, ये सभी क्या है? इनहेरेंट राइट्स, जो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वे पढ़ाते पढ़ाते मैं हंसने लगूं जोर जोर से, कर सकता हूँ ऐसा, या पढ़ाते पढ़ाते मुझे रोना आ जाए किसी बच्चे की शक्ल देख के। ठीक है, कर सकता हूँ ऐसा। वैसे ही राइट टू फाइल अ सिविल सूट इज द इनहेरेंट राइट ऑफ एनी पर्सन, मतलब इट नीड नॉट टू बी, इट नीड नॉट टू बी गिवन अंडर एनी लॉ। कोई भी पर्सन क्या कर सकता है? सिविल सूट फाइल कर सकता है। किसके पास सिविल सूट, किसके पास फाइल करेंगे? कोर्ट के पास। ठीक है, इट हैज द जुरिस्डिक्शन टू डिसाइड, किसके पास? कोर्ट। कोर्ट हैज द जुरिस्डिक्शन टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन, although as a result of inquiry it may be found that it has no jurisdiction over the matter। Jurisdiction depends not on the truth or falsehood of the facts but upon their nature। Jurisdiction is determinable at the time of commencement and not at the time of conclusion। अब सुनना, सेक्शन 9 में बोला गया कि सिविल सूट्स, सिविल सूट्स को प्रोसिक्यूट करने का पावर, ठीक है, या एडजुडिकेट करने का पावर किसके पास है? सिविल कोर्ट के पास है। एंड सिविल सूट फाइल करने का पावर सभी पर्सन के पास है, इनहेरेंट पावर्स है या इनहेरेंट राइट्स है सबके पास टू फाइल अ सिविल सूट। अब वो सिविल सूट मेंटेनेबल होगा या नहीं होगा, वो सिविल सूट एंटरटेन करेगा या नहीं करेगा, ये डिसाइड कर सकता है कौन? कोर्ट। बात समझ में आ रहा है क्या? ये डिसाइड कर सकता है कौन? कोर्ट। अब तुम समझना, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। क्लास चल रही थी, एक क्वेश्चन पूछा मैंने, ठीक है, इस बच्ची से, इसने जवाब नहीं दिया, तो मैंने बोला कि तुम एक नंबर की बेवकूफ हो, लगता नहीं कि तुम्हारे अंदर दिमाग है, तुम में और एक एनिमल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऐसा मैं इसको बोला, शी गॉट हर्ट, शी गॉट हर्ट, इसको बहुत बुरा लगा, शी स्टार्टेड क्राइंग। ठीक है, चली गई क्लास के बाहर, सीधे कोर्ट जाके रुकी।
एंड केस फाइल कर दिया अविनाश सर के अगेंस्ट, ठीक है, केस फाइल कर दिया। बोले वो आदमी जो है उसने मेरी इंसल्ट करी पूरे क्लास के बीच में, मैं सह नहीं सकती, ठीक है, आई एम इन डिप्रेशन, प्लीज प्रोवाइड मी द रेमेडी एंड आस्क हिम टू पे अ कॉम्पेंसेशन ऑफ 2 crore। अपन लोगों ने पढ़ा है ना कि प्लेंटिफ जब एप्लीकेशन सूट फाइल करता है तो अपने प्रॉब्लम्स ही बताते हैं और ये भी बताते हैं कि भाई उसको कोर्ट से क्या रेमेडी चाहिए। तो जज ने दोनों को बुलाया, मेरे को बुलाया, इसको भी बुलाया। मुझसे जज पूछते, ऑनरेबल जज, कि क्या हुआ था उस दिन। मैं बोला मैं तो पढ़ा रहा था, मैं तो नॉर्मल कोर्स में हर स्टूडेंट को ऐसा बोलता हूँ कि तू बेवकूफ है। मैं तो उसको इसलिए बोलता हूँ ताकि वो पढ़ना स्टार्ट कर दे। इट वॉज नॉट बींग सेड विद एनी रॉन्ग इंटेंशन। माइट भी हो सकता है कि मेरे बोलने का टोन ऐसा था कि उसको हर्ट हो गया, बाकी देयर वाज नो रॉन्ग इंटेंशन। आप मेरे दूसरे स्टूडेंट से भी पूछ सकते हो, मैं उनका भी इंसल्ट करता हूँ, ठीक है। मैं 4-5 स्टूडेंट्स कॉल करके गए, स्टूडेंट ऐसे खड़े थे, हाँ 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 मेरा भी इंसल्ट हुआ है, मेरा भी इंसल्ट हुआ है। तो जज यहाँ पे बोल सकता है दैट द सूट इज नॉट मेंटेनेबल। देखो समझो क्या बोलना चाह रहे हैं कि सूट फाइल करने का इनहेरेंट राइट है तुम्हारे पास, लेकिन जो सूट तुमने फाइल किया वो मेंटेनेबल होगा या नहीं होगा वो कोर्ट डिसाइड कर सकता है। और अगर वो मेंटेनेबल है तो ही उसके ऊपर फर्दर प्रोसीडिंग्स विल बी कैरिड आउट बाय द कोर्ट। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? अब इस बच्चे का एग्जाम है, कल को एग्जाम है एग्जीक्यूटिव का, इसके एक दिन पहले इसका जो पड़ोसी है वो गाने चला रखा है घर के अंदर, कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना। शी फेल्ट वेरी बैड कि साला मुझे पढ़ना पड़ रहा है और वो लोग गाने चला करके डांस कर रहे हैं। इसने आकर केस फाइल कर दिया, पड़ोसी को बुलाया गया जज के सामने। पड़ोसी बोलता है मुझे तो मालूम नहीं था बच्चे का एग्जाम है, अगर हमें पता होता तो हम ईयरफोन लगा लेते, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। सूट फाइल करने का राइट था इसके पास, but whether further proceedings will be carried out or not, or whether that suit is maintainable or not, is purely based on the discretion of court. Is it clear? क्योंकि अगर तुम समझो कोर्ट के पास ही पावर है डिसाइड करने का कि सूट मेंटेनेबल होगा या नहीं, अगर मान लो कि कोर्ट के पास ही पावर नहीं होता तो कोई भी ऐरा गैरा नत्थु ठहरा, कोई भी टुच्चे मुच्चा झगड़ा लेकर के किसके पास पहुंच जाता? कोर्ट के पास पहुंच जाता। एक बच्चा पहुंच जाता, बोलता मेरी चॉकलेट इसने छीन ली, मेरी चॉकलेट छीन के खा गई। तुम हंस रही हो, मतलब तुमने ऐसा किया है? करते हो ना? करती है? नेक्स्ट, आई होप दिस वन इज क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, सूट रिलेटेड टू कंपनी, सेक्शन नंबर 20। सूट रिलेटेड टू कंपनी कैन बी फाइल एट द प्लेस वेयर द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड or at the place where the cause of action arose, provided that the company has a branch or subordinate office at such place। बात समझ में आ रहा है क्या? किसी कंपनी के अगेंस्ट अगर मुझे सिविल सूट फाइल करना है तो मैं फाइल कर सकता हूँ कौन से कोर्ट के पास? जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है, ठीक है। जिस कंपनी के जुरिस्डिक्शन में, और सॉरी जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है। मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा फ्रॉम अ कंपनी विच इज लोकेटेड इन मुंबई, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद देयर प्रोडक्ट, ठीक है। मुझे बोला था कि 7 दिनों में गोरा कर देंगे, ठीक है। उन्होंने बोला था मुझे 7 दिन में गोरा कर देंगे, 7 साल हो गए, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। आई वांट टू फाइल अ केस, कहाँ का फाइल करना पड़ेगा? कहाँ फाइल करना पड़ेगा? मुंबई कोर्ट्स में, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड इन मुंबई। हाउएवर मैं अजमेर में भी फाइल कर सकता हूँ क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन कहाँ पे अराइज हुआ है? मैंने वो क्रीम अप्लाई कहाँ किया? अजमेर में। कॉज ऑफ एक्शन अजमेर में अराइज हुआ है, अजमेर कोर्ट में भी फाइल कर सकता हूँ अगर उस कंपनी का अजमेर में कोई ब्रांच ऑफिस लोकेटेड है। इज इट क्लियर? ओके।
नेक्स्ट, एक तुमको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन तुम करोगे, पढ़ोगे और आंसर भी पढ़ोगे और फिर बोलोगे कुछ भी समझ में नहीं आया। डू इट। नहीं, जरूरी नहीं है, दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास। कॉज ऑफ एक्शन जहाँ पे अराइज हुआ वहां पे भी आप केस फाइल कर सकते हो, अगर उस कंपनी का ब्रांच ऑफिस लोकेटेड है उस प्लेस पे वेयर द कॉज ऑफ एक्शन हैज अराइजन। इज इट क्लियर? अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट तीन कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा, सेट ऑफ, इक्विटेबल सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। ठीक है, अब इसको समझने के लिए ना स्क्रीन पे देखो, देखो सेट ऑफ एंड इक्विटेबल सेट ऑफ, सेट ऑफ एंड इक्विटेबल सेट ऑफ, प्लीज पहले दो कंसेप्ट समझो, सेट ऑफ एंड इक्विटेबल सेट ऑफ। ये दोनों जो कंसेप्ट है ना, ये बेसिकली काम में आते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सूट रिलेटिंग टू द डेब्ट्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सूट रिलेटिंग टू द डेब्ट्स। अब अपने क्लास में ना एक लड़की पढ़ती है, लड़की का नाम है दिव्या। ठीक है, इसको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भूलने की। ठीक है, जब ये किसी को पैसा देती है इसको याद रहता है। ठीक है, जब ये किसी को पैसा देती है इसको याद रहता है कि किसको कितना पैसा दिया है, लेकिन जब ये किसी से पैसा लेती है ये भूल जाती है। ठीक है, शी इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, जिसको पैसा देना मत। उसके बाद में एक और लड़की है जिसका नाम है अनुषा। अच्छा, ठीक है, अनुषा जब पैसा देती है वो भी याद रहता है और जो पैसा लेती है वो भी याद रहता है। ठीक है, दे बोथ आर गुड फ्रेंड्स। अनुषा, देखो, दिव्या ने अनुषा से पैसा बोरो किया, बोरोड एन अमाउंट ऑफ ₹20। कितने रुपए बोरो किया? ₹20 बोरो किया ऑन 31 दिसंबर 2021। ठीक है, 31 की पार्टी करनी थी, पैसा नहीं था, कितने रुपए बोरो किया? ₹20। एक ₹10 वाली कैडबरी, एक ₹5 वाली कुरकुरे और एक ₹4 का पार्ले जी। ₹1 बच रहे तो ₹1 बचा के रखा है तूने। नेक्स्ट, कितने रुपए बोरो किया था? ₹20। एंड 8 जनवरी 2021 को दिव्या ने अनुषा को ₹100 दिए थे। कितने रुपए दिए थे? ₹100। ठीक है, फॉर 2 मंथ। ₹100 दिए कितने दिन के लिए? 2 महीने के लिए। 2 महीने अब हो चुके। अब दिव्या से पैसा मांग रही है कंटिन्यूसली, मेरा पैसा दे। अनुषा पैसा नहीं दे रही है, ये रोज बोलती है मेरा पैसा दे। अनुषा पैसा नहीं देती है, परेशान हो गई दिव्या पैसा मांग मांग के। कितने रुपए चाहिए उसको? ₹100। ठीक है, सीपीसी की क्लास अटेंड करी थी, उसने पढ़ा था दैट प्ले फाइलिंग अ सिविल सूट इज द इनहेरेंट राइट ऑफ एनी पर्सन।
चली गई सीधे कोर्ट में, केस फाइल कर दिया अनुषा के अगेंस्ट। ठीक है, केस फाइल कर दिया, केस फाइल कर दिया अनुषा के अगेंस्ट। ठीक है, ये जज है। ठीक है, अब जज ने अनुषा को बुलाया। ठीक है, बोल रहा कि क्या रे, तुम मुझसे 100 रुपए ली, दी नहीं वापस, क्या नाटक है। अनुषा बोलती है कि ये पागल लड़की है, ये जब पैसा लेती है वो भूल जाती है, जो पैसा देती है उसको याद रहता है। थोड़े दिन पहले मैंने भी उसको 20 रुपए दिया था, वही भूल गई। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप क्या करो, 100 रुपए के अगेंस्ट वो जो 20 रुपए मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ उसको, वो सेट ऑफ करवा दो। तो मेरे ऊपर अल्टीमेटली लाइबिलिटी कितने रुपए की आनी चाहिए, 80 रुपीज की। ठीक है, कोर्ट अलाउ कर देता है, जिसको अपन बोलते हैं सेट ऑफ। ठीक है, इक्विटेबल सेट ऑफ में क्या होता है, भाई 100 रुपए कभी इसने दिए थे, 100 रुपए कभी इसने दिए थे, पैसे क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो मैंने बोला दिव्या के साथ तो प्रॉब्लम है, जब वो पैसा लेती है उसको याद रहता है, नहीं पैसा लेती है वो याद नहीं रहता है, लेकिन जब पैसा देती है वो इसको अच्छे से याद रहता है। ठीक है, अब ये दिमाग खराब कर दिया इसने पैसा मांग मांग के अनुषा से, मेरा 100 रुपया दे। कोर्ट के सामने पेश हुए दोनों, तो अनुषा ने जज के सामने एविडेंस पेश किया कि मैंने भी इसको 100 रुपए दिया था 4 महीने पहले, जो इसने रिटर्न नहीं किया। तो 100 के बदले 100 कैंसिल। यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्विटेबल सेट ऑफ। इज इट क्लियर, तो सेट ऑफ एंड इक्विटेबल सेट ऑफ पढ़िए एक बार, देखिए। सेट ऑफ मींस रेसिप्रोकल एक्विटल। एक्विटल का मतलब क्या होता है, एक्विजिशन। ठीक है, नशेड़ी, इक्वल, एक्विजिशन या acquiring of debts between the plaintiff and the defendant. It has the effect of extinguishing the plaintiff's claim to the extent of amount claimed by the defendant as a counterclaim. In short, both party extinguish their rights and claims. कोई दिक्कत, ठीक है। Then equitable set off, the defendant is permitted to claim set off in respect of an uncertain sum of money where the claim arises out of the same transaction, or the transaction can be considered as one transaction, or where there is knowledge on both sides of an existing debt due to one party and a credit by other party found on entrusting to such debts as means of discharging it. मतलब दोनों का बराबर डेप्ट था एक दूसरे के अगेंस्ट, जो दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के अगेंस्ट सेट ऑफ करवा लिया। इज इट क्लियर सबको, बोलो। ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वन इज काउंटर क्लेम, है ना। तो सेट ऑफ क्लियर है आपको, इक्विटेबल सेट ऑफ क्लियर है ना। थर्ड पार्ट इज काउंटर क्लेम। अब काउंटर क्लेम एज द नेम सजेस्ट, जो डिफेंडेंट है वो क्लेम कर रहा है किसके ऊपर, प्लेंटिफ के ऊपर। जो डिफेंडेंट है वो क्लेम करेगा किसके ऊपर, प्लेंटिफ के ऊपर। देखना, मान लो कि इस बंदे ने 2 लाख रुपए दिए इस बंदे को, है ना। एक्स ने 2 लाख रुपए दिए वाई को, ठीक है। एक सेकेंड, एक्स ने 2 लाख रुपए दिया वाई को ऑन 26 Feb 2022। ऑन 26 Feb 2022 एक्स ने 2 लाख रुपए दिया वाई को, लेकिन एक्स ने 5 लाख रुपए ले रखे हैं पहले से,
ठीक है, किससे, वाई से। और ये पैसा इसने लिया था ऑन 14 Feb 2021 को। समझ रहे हो? एक्स ने कितने रुपए ले रखे थे पहले से? 5 लाख रुपए ले रखे थे। किससे? वाई से। एंड एक्स ने क्या किया? 2 लाख रुपए दिया किसको? वाई को। कब? 26 फरवरी 2022 को। वाई ने पैसा रिटर्न नहीं किया, तो एक्स ने वाई के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया। वाई ने पैसा रिटर्न नहीं किया, तो एक्स ने क्या किया? सूट फाइल कर दिया। तो एक्स यहाँ पे कौन है? जो पर्सन सूट फाइल करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ। जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? डिफेंडेंट। तो एक्स ने वाई के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया। तो सूट फाइल किया, हुआ, इसको समन भेजा गया, इसको नोटिस भेजा गया कि आओ कोर्ट में प्रेजेंट हो इस डेट को। जब ये कोर्ट में प्रेजेंट होता है, ये खुद को डिफेंड करेगा ना। तो वाइल डिफेंडिंग हिमसेल्फ, जब ये रिप्लाई करता है इन रिस्पेक्ट टू द एलिगेशन रेज्ड बाय द प्लेंटिफ, तो क्या बोलता है कि माना मैंने कितने रुपए लिए? 2 लाख रुपए लिए, लेकिन मैंने इसको 1 साल पहले कितने रुपए दिए थे? 5 लाख रुपए दिए थे। तो मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इससे 3 लाख रुपए दिलवाया जाए। बात समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम का मतलब क्या? क्लेम विच इज रेज्ड बाय द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ। ठीक है, मैंने इसको 10,000 रुपए दिए थे, है ना, और इसने मुझे 5,000 रुपए दिए। इसने जो मुझे 5,000 रुपए दिए, ये मुझसे मांग रही है, मैं दिया नहीं इसको, मैं रिटर्न नहीं किया, ये चली गई कोर्ट में मेरे अगेंस्ट। तो जज के सामने मैं बोलता हूँ कि ये जो पैसे लेती है वो भूल जाती है, लेकिन जो पैसे देती है उसको अच्छे से याद रहता है। ठीक है, माना मैंने इससे 5,000 रुपए लिए, लेकिन 2 साल पहले मैंने भी इसको कितने रुपए दिए थे? 10,000 रुपए दिए थे। तो मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोर्ट मुझे क्या करे? इससे 5,000 रुपए दिलवाए। कॉम्पेंसेशन भी मांग सकता है, बिल्कुल। रेपुटेशन भी हर्ट होता है ना किसी बंदे का, अगर आप उसको कोर्ट में घसीट रहे हो तो। इज इट क्लियर? तो सेट ऑफ, इक्विटेबल सेट ऑफ एंड सेट ऑफ, इक्विटेबल सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, ये क्लियर है? देखो देखो सेट ऑफ जो होता है ना, सेट ऑफ के केस में कोई काउंटर एलिगेशन नहीं लगा रहा है डिफेंडेंट, पर काउंटर क्लेम के केस में काउंटर एलिगेशन लगाता है डिफेंडेंट। ठीक है, ऑल्दो इट लुक्स सिमिलर बट देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, काउंटर क्लेम में काउंटर एलिगेशन लगा रहा है कौन? डिफेंडेंट। किसके अगेंस्ट? प्लेंटिफ के अगेंस्ट। बट दैट मे नॉट बी अ केस इन केस ऑफ सेट ऑफ। इज इट क्लियर? ठीक है, इट इज मोर अ शील्ड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अब तुम समझना, मैंने ना किसी बंदे की ना पिटाई कर दी, कोर्ट ने मुझे नोटिस भेजा, मैं कोर्ट के सामने पेश हुआ, कोर्ट ने मुझसे पूछा तुमने इसकी पिटाई क्यों की? पहले पूछा कि तुमने इसकी पिटाई की, क्या तुम मानते हो कि तुमने इसकी पिटाई की? मैं बोलता हूँ हाँ मानता हूँ मैंने इसकी पिटाई की। कोर्ट पूछता है कि क्यों पिटाई की? मैं बोलता हूँ कि मैंने पिटाई इसलिए की क्योंकि ये मुझे अब्यूज करता था, ये मुझे गंदी गंदी गालियाँ देता था। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? सेट ऑफ कर रहा हूँ। जो एलिगेशंस है ना प्लेंटिफ के मेरे अगेंस्ट, उन एलिगेशंस को सेट ऑफ कर रहा हूँ। आई एम नॉट रेजिंग एनी काउंटर क्लेम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो सिविल केस के रिस्पेक्ट में आपको पता होना चाहिए। पहला है रेफरेंस, दूसरा इंजंक्शन, तीसरा है रिव्यू, चौथा है अपील, और पांचवा है रिवीजन। अब देखो रेफरेंस क्या होता है। अब समझना कि मैं पढ़ा रहा हूँ अभी यहाँ पे, है ना, और पढ़ाते पढ़ाते कोई एक पर्टिकुलर प्रोविजंस में मैं अटक गया। ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्रोविजंस में मैं अटक गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या इंटरप्रिटेशन होना चाहिए और यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स को बताना चाहिए। व्हाट आई कैन डू, या मान लो कि कोई एफएम से रिलेटेड टर्म आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया, कॉस्टिंग से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आ गया, टैक्स से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आ गया, जो मुझे नहीं मालूम चल पा रहा है, मैं इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ उसको ठीक से। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि देखो अभी मैं तुमको ये बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम क्या करना, अपने टैक्स के फैकल्टी से
कंफर्म करना। ये सुनो, तो हम एक्चुअली रेफरिंग द मैटर टू सम अदर पर्सन। कोर्ट भी ऐसा कर सकता है। एक लोअर कोर्ट जब किसी सब्जेक्ट मैटर को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं एंड दे आर नॉट इन द पोजीशन और दे आर नॉट बीइंग एबल टू फाइंड अ सुटेबल कंक्लूजन, तो वहां पे लोअर कोर्ट क्या कर सकता है, मैटर को रेफर कर सकता है किसको, हायर कोर्ट को, फॉर देयर ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। इज इट क्लियर? बस समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद आता है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है स्टे ऑर्डर। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, स्टे। तो इंजंक्शन जो है ना वो दो टाइप से हो सकता है, टेम्पररी इंजंक्शन और परमानेंट इंजंक्शन। ठीक है, इंजंक्शन दो टाइप से हो सकता है, टेम्पररी इंजंक्शन और परमानेंट इंजंक्शन। ठीक है। टेम्पररी इंजंक्शन का मतलब फॉर द टाइम बिंग एनी पर्सन इज बिंग प्रिवेंटेड, है ना, एनी पर्सन इज बिंग प्रिवेंटेड फ्रॉम कैरिंग आउट अ पर्टिकुलर एक्ट, वो द टेम्पररी इंजंक्शन। परमानेंट, अब भाई वो काम कभी भी नहीं कर सकते। टेम्पररी का मतलब है फॉर द टाइम बिंग आप ये काम नहीं कर सकते। परमानेंट का मतलब है आप कभी भी ये काम नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? टेम्पररी इंजंक्शन एंड परमानेंट इंजंक्शन सबको क्लियर है? टेम्पररी इंजंक्शन एज वेल एज परमानेंट इंजंक्शन, बताइए क्लियर है सबको? उसके बाद है रिव्यू। अब देखो, रिव्यू का मतलब क्या, एक कोर्ट ने, जिसके पास मैटर पेंडिंग था, उस कोर्ट ने फैसला सुना दिया, जिसको अपन टेक्निकली क्या बोल रहे थे, कोर्ट का फैसला, फाइनल फैसला, क्या बोलते थे अपन उसको टेक्निकली, डिक्री। कोर्ट ने डिक्री ऑर्डर पास किया। तो मुझे बताओ डिक्री अपेलेबल होता है क्या? डिक्री अपेलेबल होता है, चाटा पड़ेगा तुम लोग को। ऑर्डर्स आर नॉट अपेलेबल। क्यों गुस्सा दिला रहे हो? ऐसे मतलब बेवकूफ जैसे आंसर्स तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकता मैं। ठीक है, इन जनरल एवरी डिक्री इज अपेलेबल until and unless it is barred। यही तो पढ़ा था, तो देखना यहाँ पे कोर्ट ने डिक्री पास किया, तो जिस कोर्ट ने डिक्री पास किया ना, उसी कोर्ट के पास अपन एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसको रिव्यू एप्लीकेशन बोलते हैं, कि आपने जो फैसला सुनाया है, सरकार आपने जो फैसला सुनाया है, हम चाहते हैं कि आप अपने फैसले को एक बार फिर से क्या करो, रिव्यू करो। पास में आ रहा है क्या? पास में आ रहा है? कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दिया या डिक्री पास किया, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हो या उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हो। अपील अगर फाइल करोगे तो हायर कोर्ट के पास फाइल करोगे, है ना। और अगर रिव्यू पिटीशन फाइल करोगे तो रिव्यू पिटीशन उसी कोर्ट के सामने फाइल किया जाएगा जिस कोर्ट ने ओरिजिनली वो डिसीजन दिया है, को दिया है। इज इट क्लियर सबको? ठीक है, तो रिव्यू हो गया, अपील हो गया। उसके बाद है रिवीजन। रिवीजन पे मैं आऊंगा, एक बार आप लोग इन चीज़ों को पढ़िए। किसको पढ़ोगे? रेफरेंस को पढ़ोगे। रेफरेंस में क्या था, एक लोअर कोर्ट मैटर को रेफर कर सकता है हायर कोर्ट को फॉर देयर ओपिनियन। ठीक है, इंजंक्शन का मतलब क्या था, टू स्टॉप। ठीक है, टू स्टॉप। अगर कोई पर्सन इलीगल तरीके से काम करे, मेरी बात समझना, मैंने एक एरिया में ये लैंड परचेज किया, मतलब इतना लैंड परचेज किया मैंने, लेकिन इतना कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूँ, तुम समझ रहे हो, मैंने परचेज तो 1000 स्क्वायर फीट किया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में 1500 स्क्वायर फीट पे करवा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो मेरे अगेंस्ट स्टे ऑर्डर लाया जा सकता है। इज इट क्लियर? मेरे अगेंस्ट स्टे ऑर्डर लाया जा सकता है। मैं बाय प्रोफेशन तो कंपनी सेक्रेटरी हूँ, लेकिन मैं लोगों को दवाइयां भी बता रहा हूँ कोविड के टाइम पे। समझ में आ रहा है? लोगों की सर्जरी भी कर रहा हूँ, दिमाग की। ठीक है, तो मेरे अगेंस्ट स्टे ऑर्डर लाया जा सकता है।
इज इट क्लियर? अभी अपने इंस्टीट्यूट के पास में बिल्डिंग बन रहा था, है ना, अभी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन रुक गया है, स्टे ऑर्डर आ गया है, क्योंकि रेसिडेंशियल वो लैंड है, उसके ऊपर कमर्शियल प्रीमाइसेस बन रहा था। तो ये जो स्टे ऑर्डर है ना, ये जो इंजंक्शन है, ये टेम्पररी हो सकता है या परमानेंट भी हो सकता है। टेम्पररी मतलब फॉर द टाइम बिंग यू आर प्रिवेंटेड फ्रॉम कैरिंग आउट दैट पर्टिकुलर एक्ट। परमानेंट का मतलब कभी भी नहीं कर सकते। टेम्पररी का मतलब है फॉर द टाइम बिंग नहीं कर सकते, परमानेंट का मतलब कभी भी नहीं कर सकते। इज इट क्लियर सबको? हाँ, ओके। उसके बाद रिव्यू, रिव्यू क्लियर है? अपील, चलिए यहाँ 4 पढ़िए पहले एक बार। पहले 4 पढ़िए। कॉन्सेप्ट पढ़ा? इसके बाद देखिए, यहाँ पे रिवीजन आपको दिया हुआ है ना। रिवीजन लिटरली मीन्स टू गो थ्रूली and to look again through an order or decree. The case may be the one which is not appealable. देखो, कोर्ट ने डिक्री पास किया, अब वो डिक्री हो सकता है अपेलेबल और नॉन अपेलेबल। तो अपेलेबल है तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, और अगर वो डिक्री नॉन अपेलेबल है, आप क्या कर सकते हो? पिटीशन फाइल कर सकते हो बिफोर द सेम कोर्ट फॉर रिवाइजिंग देयर ऑर्डर। वहां पे आप रिवीजन पिटीशन जब फाइल कर रहे हो तो आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज एक बार आप इस मैटर को फिर से गो थ्रू करिए फ्रॉम द बिगनिंग, एंड इफ पॉसिबल प्लीज रिवाइज द ऑर्डर। ठीक है, रिवीजन के लिए एप्लीकेशन जनरली कब डालेंगे अपन? जब कोई डिक्री अपेलेबल नहीं है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है व्हेन रिवीजन इज परमिटेड व्हेन द कोर्ट हैज एक्सरसाइज्ड अ ज्यूरिसडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट। मतलब कोर्ट ने ऐसे मैटर पे फैसला दे दिया जिस मैटर पे फैसला देने का पावर कोर्ट के पास नहीं था, या कोर्ट हैज फेल्ड टू एक्सरसाइज इट्स जुरिस्डिक्शन, या कोर्ट ने इलीगल तरीके से काम किया, या कोर्ट प्रोसीडिंग्स में बहुत ज्यादा क्या है, इरेगुलरिटी। अब तुम समझना, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में अभी मैं पढ़ाऊंगा, कोर्ट फैसला देने से पहले
एक प्रेस्क्राइब्ड सेट ऑफ प्रोसीजर को फॉलो करता है, जो आपको कहाँ पे दिया हुआ है, सिविल प्रोसीजर कोड में। फॉर एग्जाम्पल, वो प्रोसीजर का एक पार्ट हो सकता है कि जो दोनों पार्टीज हैं, प्लेंटिफ एज वेल एज डिफेंडेंट, दे बोथ शुड बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। दोनों को अपनी बातें रखने का बराबर मौका मिलना चाहिए। कोर्ट ने प्लेंटिफ की बात तो सुनी, लेकिन डिफेंडेंट को नहीं ठीक से सुना। प्लेंटिफ को तो मौका दिया एविडेंस पेश करने का, अपनी बातें बोलने का, लेकिन प्लेंटिफ को, डिफेंडेंट को एविडेंस कंसिडर नहीं किया या उसकी बातें ठीक से नहीं सुनी, ऐसा डिफेंडेंट को लगता है, जिसकी वजह से डिफेंडेंट को दोषी पाया गया। तो जो डिफेंडेंट है वो क्या कर सकता है, रिवीजन के लिए पिटीशन लगा सकता है बिफोर दी कोर्ट। इज इट क्लियर? इंजंक्शन हो गया आपका। इसके बाद एक कंसेप्ट है इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। इंटरलॉक्यूटरी का मतलब मैंने बताया था आपको पिछले किसी एक्ट पे, होता है इन बिटवीन। इंटरलॉक्यूटरी का मतलब क्या होता है, इन बिटवीन। मतलब जब कोई मैटर पेंडिंग है कोर्ट के पास, है ना, मैटर पेंडिंग है कोर्ट के पास, और कोर्ट को लगता है कि भाई इसका फैसला आने में समय लगेगा, तो फॉर द टाइम बिंग हम ये ऑर्डर पास कर रहे हैं, फॉर द टाइम बिंग हम ये ऑर्डर पास कर रहे हैं। ठीक है, जब प्रोसीडिंग्स फाइनल इसके देखो, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर पास होने के बाद भी कोर्ट कैन कैरी आउट द प्रोसीडिंग एंड लेटर ऑन दे कैन पास द फाइनल ऑर्डर। अब एक एग्जांपल तुमको देता हूँ। मान लो कि इंडिया में अल्कोहल बेचने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, ये सुनो, बिना लाइसेंस के आप अल्कोहल नहीं बेच सकते। मान लो कि मैं पार्ट टाइम, है ना, सुबह क्लासेस लेता हूँ और शाम को क्या करता हूँ, अल्कोहल बेचता हूँ, इवन विदाउट एनी लाइसेंस। मैं एक जैकेट पहन के जा रहा था जिसमें 15 बॉटलें मैंने रख रखी थी, पुलिस वाले ने पकड़ लिया मुझे, मेरे अगेंस्ट केस चल रहा है। कितनी बॉटलें पकड़ी, 15। फिर वो लेके गया मेरे अड्डे पे, वहां पे 1500 बॉटलें और थी। तो 1515 बॉटल का मैटर है। ठीक है, मैं सेल कर रहा हूँ इवन विदाउट एनी लाइसेंस। कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, सालों लग सकते हैं। मीनवाइल कोर्ट को ऐसा लगता है कि यार, मीनवाइल ये जो गुड्स पकड़े गए ना, इसको सेल कर दिया जाए, नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो गुड्स का नेचर ऐसा है, ठीक है, गुड्स का नेचर कुछ ऐसा है कि जब तक वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स खत्म होगा, जब तक फाइनल ऑर्डर आएगा, तब तक वो गुड्स खराब ही हो जाएंगे। तो मीनवाइल कोर्ट बोल सकता है कि अभी तो इसको बेचो। ठीक है, फाइनल ऑर्डर पे जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, फाइनल ऑर्डर जब भी पास होगा, तो जो भी फाइनल कंक्लूजन होगा कोर्ट का, वो एप्लीकेबल होगा। क्या कह रहे हो, यहाँ पे तो कोई प्लेंटिफ होगा नहीं ना, इंटरलॉकेट। हाँ, नहीं, डिपेंड कर सकता है, नहीं कोर्ट उसको नहीं दे सकता, कोर्ट उसको बेचने के लिए बोल सकता है। अब मेरी बात समझो, मेरे पास 1515 बोतलें पाई गई, कोर्ट ने बिकवा दिया, और लास्ट में मैं दोषी नहीं पाया गया, तो उन बॉटल्स को बेच करके जो भी पैसा मिला था वो कोर्ट मुझे दे देगा। दोषी पाया गया तो फिर मेरे से और कॉम्पेंसेशन मांग सकता है, या पेनल्टी देने के लिए बोल सकता है कोर्ट, या मुझे जेल भी भेज सकता है कोर्ट, फांसी पे भी लटका सकता है कोर्ट। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर का मतलब होता है फॉर द टाइम भी, ये ऑर्डर है। ठीक है, अब मान लो कि भाई दो भाइयों के बीच में डिस्प्यूट है एक प्रॉपर्टी को लेकर के, दो भाइयों के बीच में डिस्प्यूट है एक प्रॉपर्टी को लेकर के, और दोनों भाइयों की फैमिली उस प्रॉपर्टी में रह रही है। ठीक है, तो कोर्ट यहाँ पे एक इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर पास कर सकता है, फॉर द टाइम बिंग कोर्ट बोल सकता है कि दोनों भाइयों की फैमिली को उस प्रॉपर्टी से निकालो, और जब तक ये मैटर फाइनलाइज नहीं हो जाता तब तक उस प्रॉपर्टी में कोई एंटर नहीं कर सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग कोर्ट ने क्या बोला, दैट बोथ द फैमिलीज नीड टू वेकेट द प्रॉपर्टी until and unless final determination of right
है ना, इज बीइंग मेड थ्रू द फाइनल ऑर्डर या थ्रू द डिक्री। इज इट क्लियर? ठीक है, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर फॉर द टाइम बिंग ये डिसीजन है। क्लियर है? क्लियर है? अब मैं व्हीकल ड्राइव कर रहा हूँ बिना लाइसेंस के, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, कोर्ट के सामने पेश किया गया। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास लाइसेंस है लेकिन वो खो गया, मेरे को लाइसेंस तो इशू हुआ था लेकिन वो खो गया। तो कोर्ट बोलता है कि ठीक है, हम वेरीफाई करेंगे, हम रिकॉर्ड चेक करवाएंगे, या आप प्रूफ करो कि आपके पास लाइसेंस था, आप आरटीओ जाकर के कॉन्टैक्ट करो, है ना। इट विल टेक टाइम, इट मे टेक टाइम। तो कोर्ट बोल सकते हैं फॉर द टाइम बिंग ये जो कार आपसे ली गई है उसको क्या किया जाएगा, जब्त किया जाएगा, एंड इट विल बी अंडर पुलिस, इट विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ पुलिस। तो फॉर द टाइम बिंग ये पुलिस के कब्जे में रहेगी। ऐसा ऑर्डर अगर पास किया कोर्ट ने तो क्या हो गया, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। इज इट क्लियर? ठीक है। ये काफी बार ऐसा भी होता है ना कि भाई जो अंडर ट्रायल्स होते हैं, मान लो कि मेरे ऊपर एक एलिगेशन लगा है, केस चल रहा है, तो कायदे से जब तक वो एलिगेशन मेरे अगेंस्ट प्रूव नहीं हो जाता तब तक मैं कल्प्रिट नहीं हूं ना। लेकिन कोर्ट बोलता है ना कि फॉर द टाइम बिंग इसको जेल में रखो, है ना। एंड अगर फाइनल ऑर्डर जब आता है उसके अगेंस्ट चार्जेस प्रूव नहीं होता तब उसको रिलीज कर देना, लेकिन फॉर द टाइम बिंग जेल में रखो। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। इज इट क्लियर? ओके। उसके बाद आपको गिवन है अपील्स। अपील, ये क्लियर था? अपील का मतलब क्या था कि एक सबऑर्डिनेट कोर्ट ने, एक लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया, जिस डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, उसके हायर अथॉरिटी के पास जाकर के अपील फाइल कर सकते हो। और जो हायर अथॉरिटी है दे विल अगेन कैरी आउट दी सेम प्रोसीजर and they may either confirm the order passed by the original court, they may either reverse the order passed by the original court, or they may cancel the order। बात समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पे काइंड्स ऑफ अपील तुमको दिया हुआ है। सबसे पहले अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। तो एक सबऑर्डिनेट कोर्ट ने डिक्री पास किया, उसके अगेंस्ट अगर आप अपील फाइल कर रहे हो, मान लो कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिक्री पास किया या अजमेर सेशन कोर्ट ने डिक्री पास किया, उस डिक्री के अगेंस्ट अगर आप अपील फाइल कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। सेशन कोर्ट ने पास किया, अब मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहा हूं, ठीक है, अपील फाइल करने, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। सेकंड अपील, सेकंड अपील होता है हाई कोर्ट के पास। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पास किया, किसके पास जा रहा हूं, हाई कोर्ट के पास जा रहा हूं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अपील फाइल करने का जो राइट है ना, वो मतलब तुम जो अपील फाइल कर रहे हो, वेदर द हायर कोर्ट विल एंटरटेन सच अपील और नॉट, इट टोटली डिपेंडेंट अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। मतलब स्टैट्यूटरी राइट नहीं है अपने पास अपील फाइल करने का। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? वी डोंट हैव एनी स्टैट्यूटरी राइट्स टू फाइल एन अपील, क्योंकि अगर स्टैट्यूटरी राइट अगर अपन इसको बोलते ना तो ये तो कोर्ट का इंसल्ट हो गया ना। सबऑर्डिनेट कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, उसके अगेंस्ट अपन हायर कोर्ट में जा रहे हैं, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट बैठाने का मतलब ही नहीं है ना। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि हायर कोर्ट हमेशा आपके अपील को कंसीडर करे, ऐसा जरूरी नहीं है। जब आप अपील फाइल कर रहे हो तो उस अपील में आपको बताना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट था उसने फैक्ट्स को ठीक से इंटरप्रेट नहीं किया। क्वेश्चन इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, या सबऑर्डिनेट कोर्ट ने लॉ के प्रोविजंस को ठीक से इंटरप्रेट नहीं किया जिसकी वजह से उन्होंने गलत कंक्लूजन ड्रॉ किया। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अपील फाइल करने का दो ही बेसिस हो सकता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब कोर्ट ने केस के फैक्ट्स को ठीक से नहीं सुना,
ठीक से नहीं समझा, ठीक से नहीं इंटरप्रेट किया। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब लॉ के प्रोविजंस को ठीक से इंटरप्रेट नहीं किया, इसलिए हम अपील फाइल कर रहे हैं किसके पास? हायर कोर्ट के पास। फिर भी हायर कोर्ट के पास ये पावर है, ठीक है। दे मे और मे नॉट एंटरटेन, मतलब उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर तुमने अपील फाइल किया तो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि तुम्हारा अपील हमेशा एक्सेप्ट ही होगा। समझ में आ रहा है क्या? इट डिपेंड्स ऑन देयर डिस्क्रिप्शन, दे मे और मे नॉट एक्सेप्ट दी अपील पिटिशन। इज इट क्लियर? उसके बाद ये अपील फ्रॉम ऑर्डर, तो जनरली ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल, पढ़ा था ना? बात समझ में आ रहा है क्या? जनरली appeals are not appeal cannot be made against any order, है ना। हाउएवर कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील फाइल किया जा सकता है। मान लो तुमने कोर्ट के पास सूट फाइल किया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नहीं एक्सेप्ट करते, ठीक है। एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग लीव टू इंस्टीट्यूट अ, लीव का मतलब यहाँ पे छुट्टी नहीं, लीव का मतलब है परमिशन। तुमने एक सूट फाइल किया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हम तुम्हारे सूट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इफ योर सूट इज नॉट मेंटेनेबल। ठीक है, कोर्ट ने सूट इनिशिएट करने से मना कर दिया। एन ऑर्डर फॉर कॉम्पेंसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अटैचमेंट और इंजंक्शन और इनसफिशिएंट ग्राउंड्स, कोर्ट ने प्रॉपर्टी अटैच करने का ऑर्डर दिया। कोर्ट ने अटैच करने का मतलब क्या होता है? सीज करने का ऑर्डर दिया। कोर्ट इंजंक्शन ऑर्डर लेकर के आ गया, स्टे ऑर्डर लेकर के आ गया ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स। तो यहाँ पे ऑर्डर पास किया ना, ऑल्दो इट्स एन ऑर्डर, लेकिन इसके अगेंस्ट अपील फाइल किया जा सकता है। इंजंक्शन का मतलब टू स्टे, टू ब्रिंग अ स्टे ऑर्डर, मतलब जो चीज जैसी है उसको वैसे ही रोक दी जाए। तुम लोग याद है पहले खेलते तो स्टैचू स्टैचू खेलते थे, तो इट्स लाइक दैट ओनली, कि जो चीज जैसे है उसको वैसे ही रोक दिया जाए। कोर्ट ने इंजंक्शन ऑर्डर पास किया, लेकिन जो इंजंक्शन ऑर्डर पास करने का ग्राउंड है वो वैलिड नहीं है। इंजंक्शन ऑर्डर पास किया है, लेकिन इंजंक्शन ऑर्डर पास करने का जो ग्राउंड है वो वैलिड नहीं है, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल किया जा सकता है। यहाँ पे मैं तुमको क्या पढ़ा रहा हूँ? देखो दो चीजें पढ़ा रहा हूँ। पहले जनरली अपील्स आर नॉट ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल। एक्सेप्शंस पढ़ा रहा हूँ कि कौन कौन से केसेस में इवन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल किया जा सकता है। तो पहला केस कौन सा है? जब कोर्ट ने किसी केस को इनिशिएट करने से मना कर दिया। दूसरा, जब कोर्ट ने इररेलेवेंट ग्राउंड्स पे, ठीक है, कॉम्पेंसेशन देने के लिए बोला, अटैचमेंट करने के लिए बोला, अटैचमेंट करने के लिए बोला प्रॉपर्टी को, या इंजंक्शन ऑर्डर पास किया, ठीक है। और कोर्ट ने ऑर्डर पास किया फॉर इम्पोजिंग फाइन्स और डायरेक्टिंग द डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब एक पर्सन को बंदी बना के रखा जाए, जेल में रखा जाए। डिटेंशन और अरेस्टमेंट ऑफ एनी पर्सन। बात समझ में आ रहा है क्या? इररेलेवेंट ग्राउंड्स पे किसी पर्सन को अरेस्ट करने का ऑर्डर, इररेलेवेंट ग्राउंड्स पे किसी पर्सन को अरेस्ट करने का ऑर्डर पास किया, किसने? कोर्ट ने। तो ऐसे ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील फाइल किया जा सकता है। इज इट क्लियर? एंड लास्ट में है अपील टू सुप्रीम कोर्ट। तो इफ एनी पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन गिवन बाय द हायर कोर्ट, तो क्या कर सकता है? अपील फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अपील था, देखो, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, देन सेकंड अपील। सेकंड अपील किसके पास फाइल होता है?
सेकंड अपील किसके पास फाइल होगा? हाई कोर्ट के पास। देन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, तो यहाँ पे तुम लोगों ने पढ़ा दैट जनरली ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल, हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। फिर उसके बाद अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के पास कब अपील फाइल होता है? अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हायर कोर्ट, है ना? या ऐसा भी बोल सकते हो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी एपेलेट अथॉरिटी, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हायर कोर्ट और अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी एपेलेट अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल कंपनी लॉ का मैटर है, तो कंपनी लॉ का मैटर जो है ना हाई कोर्ट में जाता ही नहीं है, पहले एनसीएलटी के पास जाता है, एनसीएलएटी के पास जाता है। एनसीएलएटी के डिसीजन से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो तो डायरेक्टली जाएगा कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट के पास। इज इट क्लियर? चलिए ये सेशन में यहीं तक, ठीक। तो यहाँ तक एक बार आप लोग रीड करके आओगे, जो मैंने पॉइंट आउट कर रहा हूँ ना, रीड करके आओगे बस यहाँ तक, ठीक है। मैं भी पढ़ा के फिर से पढ़ा के डिस्कस करूंगा चीजें, लेकिन एक बार आप लोग यहाँ तक रीड करके आओगे, ठीक है। जो भी लेफ्ट ओवर पोर्शन है वो अपन करेंगे अगले क्लास में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।